Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the social reforms of British India and that apply on the subcontinent. So question number 5 is the British government brought which social changes for the reforms of Indian society? Its answer is given on page number 6. Social reforms in Indo-Pak subcontinent during the British period. अच्छा जी, सोशल रिफॉर्म्स भी की थी जब ब्रिटिश जो थे ब्रिटिश जब पीरियड स्टार्ट हुआ था, यानी ब्रिटिश जब सब कॉन्टिनेंट में एज अ रूलर सामने आए थे तो उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी सब कॉन्टिनेंट में की थी। अब वो देखते हैं कौन सी हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी। फर्स्ट है कास्ट सिस्टम। ठीक है, जैसे हमें पता है पहले से कि हिंदू जो थे वो कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते थे। So there was a caste system in the Indian society. Hindu society was divided into four castes. Castes थी उनकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस। तो हिंदू सोसाइटी ने मतलब जो लोग थे उधर जो रहने वाले थे उनको 4 कास्ट में डिवाइड किया हुआ था। कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस। दे वर असाइंड विद डिफरेंट जॉब्स। तो उनको डिफरेंट जॉब्स भी दी हुई थी, यानी हर एक का जो पेशा था या हर एक का जो काम था वो उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग था। जैसे ब्राह्मण्स जो थे उनको हाई पोस्ट पे रखा हुआ था, लाइक वो थे मज़हब से रिलेटेड या फिर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, रिसर्चर्स थे, टीचर्स थे। ठीक है, तो ये ब्राह्मण्स थे। और जो क्षत्रिय थे वो आते थे सिविल सर्विसेज की तरफ। ठीक है, उनका जो पार्ट था वो सिविल सर्विसेज की तरफ था। वैश्य जो थे इनका जो था ये एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते थे। और लास्ट में बचे शूद्र। शूद्र जो थे वो बहुत निचला तबका था, जैसे लेबर्स वगैरह जो बहुत जिनको ये बहुत हकीर समझते थे। ठीक है, स्वीपर वगैरह इस तरह के लोग। तो ब्राह्मण वॉज द हाईएस्ट कास्ट। जो ब्राह्मण थे वो हाईएस्ट कास्ट थी, वाइल शूद्र वॉज द लोएस्ट कास्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल थ्रू द एजुकेशन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस कास्ट सिस्टम जो थी उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो थी वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की थी ऑफ टू ऑल थ्रू द एजुकेशन की बेस पे एंड अदर रिफॉर्म्स जो ली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी थी थ्रू एजुकेशन। बाय विच कास्ट सिस्टम वॉज डिस्करेज, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम जो था ये कह लो कि वो थोड़ा सा डिस्करेज हुआ था, यानी जो उसको इतनी अप्रिसिएशन मिलती थी और वो कंटिन्यूली उसी रूल को फॉलो करते आ रहे थे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन का रूल अप्लाई किया, यानी एजुकेशन की बेस पर आगे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाने लगी, तो कास्ट सिस्टम जो था वो डिस्करेज हुआ। वुमेन एजुकेशन आल्सो ब्रॉट इन सोशल चेंज एंड रिफॉर्म्स। अब सोशल रिफॉर्म्स में या सोशल चेंज में उसमें सबसे दूसरा बड़ा हाथ जो था वो वुमेन्स एजुकेशन की तरफ भी था। वुमेन को यानी औरतों की तालीम जो थी उस टाइम उसको फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई थी तो उन लोगों ने वुमेन की एजुकेशन पे भी फोकस किया था। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ सती, बर्निंग ऑफ हिंदू विडो। अच्छा जी, अब ये एक रस्म थी जो हिंदू सोसाइटी में बहुत कॉमन थी। अब वो क्या थी? वुमेन वर लुक्ड डाउन अपॉन इन द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में वुमेन को बहुत मतलब आप कह लो कि कोई बहुत अहमियत नहीं दी जाती थी। ठीक है, उसको बहुत ही हकीर और हकीर चीज़ समझा जाता था। तो इन हिंदुइज्म अ विडो बर्निंग हरसेल्फ ऑन द फनरल ऑफ हर हस्बैंड एज नोन एज सती। अब हिंदुइज्म में क्या था कि जो विडो थी वो अपने आप को उसको भी जला दिया जाता था जब उसके शौहर की चिता को आग लगाई जाती थी, यानी जब उसके शौहर की डेड बॉडी को, जिस तरह से हिंदुओं में एक रिवाज है कि मरने के बाद उसको लकड़ियों पे रख के उसको जला दिया जाता है, तो उस वक्त जब ये रस्म होती थी तो जो उसकी बीवी थी उसको भी उसी आग में जला दिया जाता था। तो इस रस्म को बोलते हैं सती। In 1829, Lord William Bentinck had prohibited sati in Bengal and declared it unlawful. 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको मना कर दिया। ठीक है, इस पर पाबंदी लगा दी।
बंगाल में, ठीक है। और एंड डिक्लेयर्ड इट अनलॉफुल, और उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये कानूनी लिहाज से जायज़ नहीं है, ठीक है। अब द ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड द विडोज़ टू री मैरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो विडोज़ थी उनको अलाउ किया था कि वो दोबारा से शादी कर सकती हैं। हाउएवर सती कंटिन्यूड रिलीजियसली एंड कल्चरली इन सम फैक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी, लेकिन उनके मना करने के बावजूद, यानी उस पर पाबंदी लगाने के बावजूद भी कुछ रियासतों में सब कॉन्टिनेंट के हिंदू सोसाइटी की ये रस्म जो थी ये कंटिन्यू चलती आ रही थी, फिर भी ये चलती रही। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोहिबिटेड द किलिंग ऑफ न्यू बर्न बेबीज़ और बरिंग दैम अलाइव। फिर इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी स्टेप लिया था कि इस चीज़ पे भी पाबंदी लगाई थी, जो न्यू बर्न बेबीज़ थे उनको जो हिंदू सोसाइटी में उनको ज़िंदा दफना दिया जाता था या फिर उनको मार दिया जाता था। एक्चुअली जो हिंदू सोसाइटी में था कि वो लड़का और लड़की में फ़र्क करते थे, तो अगर उनके यहाँ फैमिली में अगर बेटी पैदा होती थी तो क्या करते थे, क्योंकि वो वैसे ही औरतों को कोई अहमियत नहीं देते थे, तो वो उस बच्ची को, यानी जो भी कोई छोटी बेटी पैदा होती थी तो उसको या तो ज़िंदा दफना दिया जाता था या फिर उसको मार दिया जाता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे भी पाबंदी लगा दी। अच्छा जी, अब यहाँ पे सती से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है या एक कुछ है, वो ये है कि हिंदू टुक द प्रोहिबिशन ऑफ सती इन कोर्ट एंड अपील वाज मेड इन प्रिवी काउंसिल ऑफ इंग्लैंड which decided to continue the prohibition of sati in 1832. Later on, the law was implemented throughout India. अच्छा जी, जब 1892 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको सती की रस्म को प्रोहिबिटेड कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी, तो उस वक्त कुछ हिंदुओं ने मतलब इस पाबंदी को लेकर, यानी इस प्रोहिबिशन को लेकर जो सती से रिलेटेड थी उसको कोर्ट तक गए थे, ठीक है। उनकी अपील कोर्ट तक गई थी। और फिर मतलब वहीं की कोर्ट के बाद जब कोई फ़ैसला प्रॉपर सामने नहीं आया, यानी सब कॉन्टिनेंट की ही कोर्ट में पहले अपील लेकर गए, उसके बाद फिर वो अपील लेकर गए, वही अपील वहाँ से उनकी प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड तक भी गई, ठीक है। यानी इंग्लैंड तक भी उनकी इस जो यानी ये थी अपील जो उन्होंने कोर्ट में की थी, वही आगे प्रिवी काउंसिल तक इंग्लैंड में भी गई। तो फिर वहाँ पे भी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया था कि ये चीज़ अनलॉफुल है, इसको अलाउ, मतलब जो उनकी प्रोहिबिशन थी वो उसको कंटिन्यू रखी उन्होंने, ठीक है। फिर 1832 तक इसका फ़ैसला जो हो गया था, डिसीजन ले लिया गया था कि इस चीज़ पे बैन कर दिया जाए, सती की रस्म को ख़त्म कर दिया जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ था कि यही जो लॉ था ये फिर पूरे इंडिया में अप्लाई हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, अंडर एज मैरिजेस, यानी कम उम्र में शादियाँ। Underage marriages of girls was a common practice in India as they were seen to be an economic burden. अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदू सोसाइटी में लड़कियों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, ना तालीमी लिहाज से, ना वैसे ही कि उनको मतलब अगर घर में भी हैं तो वो एक बोझ समझा जाता था उनको। अच्छा जी, तो इस बोझ को उतारने के लिए वो क्या करते थे, उनकी छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ लॉ, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया अंडर विच एज ऑफ मैरिज वाज फिक्स्ड इन एट 14 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 15 ईयर्स फॉर बॉयज़। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसके अकॉर्डिंग जो जब शादी की जाए तो लड़की की उम्र उस टाइम 14 ईयर्स हो कम से कम, और लड़के की 15 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये उसके बाद अब हम 4 पॉइंट पे आते हैं, पेमेंट ऑफ मैरिज, शादी पे जो पेमेंट्स की जाती थी। अच्छा, देयर वाज अ ट्रेडिशन इन इंडिया टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू बॉय बाय द पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। अच्छा, हिंदू सोसाइटी में एक और बात भी बड़ी कॉमन थी, वो ये थी कि जब भी शादी होती थी तो क्या होता था कि जो लड़की के पेरेंट्स थे वो लड़के के माँ बाप को कुछ भी पैसे थोड़े बहुत उन शादी पे उस ओकेजन पे देते थे, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हो, अभी भी आप इंडिया की कुछ थोड़ी सी पुरानी मूवीज़ देखो तो उसमें भी ये चीज़ दिखाई जाती है
कि अगर मतलब लड़के के जो पेरेंट्स थे, अगर उनको उनके डिमांड के मुताबिक पैसे नहीं मिलते थे तो क्या होता था कि वो बारात वापस लेकर चले जाते थे, यानी शादी कैंसिल हो जाती थी। तो उस टाइम ये चीज़ बहुत कॉमन थी और ये होता था फिक्स के जो लड़की के पेरेंट्स थे वो लड़के के पेरेंट्स को कुछ एक भारी अमाउंट पैसे की देते थे। दीज प्रैक्टिस क्रिएट अनरेस्ट एंड feud and other problems in the Indian society as the parents were worried about their daughter। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी थोड़ी सी वो ऐसी थी जो डिस्टर्बेंस वाली थी, ठीक है, जो सोसाइटी के लोगों में और उनके पेरेंट्स के दरमियान जो शादियाँ होती थी वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस और इसमें आ जाती थी फ्यूड, अदावत, यानी दुश्मनी का जो एक दुश्मनी का फैक्टर आ जाता था, ठीक है। यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने मतलब बेटी के इतने पैसे दिए हैं तो ये चीज़ उनको भी तैश दिलाती थी, बदले में वो भी कोई ऐसा स्टेप लेते थे कि हम बदले में इनसे भी इसी तरह की इतनी अमाउंट वसूल करें, ठीक है। तो जैसे वट्टा सट्टा होता है, लाइक अगर इनकी बेटी ने कि इतने पैसे दिए हैं, इतनी अमाउंट में दिया है तो हम भी इतनी ही अमाउंट लेंगे। तो ये जो चक्कर था ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता था सोसाइटी को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, या तो इससे ये भी होता था कि जो पेरेंट्स थे डॉटर्स के, यानी लड़की के जो माँ बाप थे उन पर एक तरह से बर्डन होता था। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अबॉलिश दिस क्रूअल एंड इनह्यूमन ट्रेडिशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो एक जालिम किस्म का जो एक सिस्टम चलता आ रहा था जो सही नहीं था, प्रॉपर नहीं था, उस चीज़ पे बैन कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया। ये थी सोशल रिफॉर्म्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो उसने सब कॉन्टिनेंट में की थी। अब इसका क्वेश्चन का आंसर में आपने हेडिंग इस तरह से देनी है, सोशल रिफॉर्म्स इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। आप कट कर दीजिएगा क्योंकि हेडिंग जो है वो बहुत लेंथी हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अच्छा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स से लेकर कास्ट सिस्टम, फिर प्रोहिबिशन ऑफ सत्ती, और ये जो डू यू नो वाला बॉक्स है ये नहीं है ऐड आंसर में, बट इसको आपने फॉर MCQs और फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए अपने माइंड में इसको याद रखना है। फिर है अंडर एज मैरिजेस, फिर है पेमेंट ऑफ मैरिजेस, यहाँ ट्रेडिशन तक ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 so hopefully student you understand the answer of this question. Take care, have a good day, Allah Hafiz.